प्यारे बच्चों, मैं बलवीर सिंह, प्रवक्ता BD बाजोरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर, आज आपको ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया में आपको व्यापार प्रणाली एवं पत्र व्यवहार का जो विषय है, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। इसमें पहला टॉपिक हमारा वाणिज्य और सभ्यता। वाणिज्य और सभ्यता, इसका जो मुख्य उद्देश्य है अधिगम तथा उद्देश्य। वाणिज्य और सभ्यता के अध्ययन के मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र व्यापार तथा वाणिज्य के विभिन्न युगों का अध्ययन कर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके। अर्थात व्यापार के बहुत सारे युग रहे हैं, उन युगों का अध्ययन करना इस टॉपिक का प्रमुख उद्देश्य है और छात्र अपने ज्ञान की वृद्धि उन युगों का अध्ययन करने के पश्चात वृद्धि करेंगे। वाणिज्य और सभ्यता को एक साथ जोड़ने पर तार्किक आधार पर प्रस्तुत कर सकें। वाणिज्य को जोड़ेंगे और वाणिज्य की सभ्यता, व्यापार की सभ्यता, दोनों को जोड़ करके वाणिज्य और सभ्यता का एक युग तैयार करेंगे, जिसको वाणिज्य और सभ्यता कहते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम वाणिज्य का अर्थ एवं परिभाषा। वाणिज्य व्यावसायिक क्रियाओं का वह भाग है जो वस्तु के उत्पादन से उपभोक्ता की प्रक्रिया को अध्ययन करने में योगदान देती है। उत्पादन से उपभोक्ता, उत्पादन पहला क्रम होता है, किसी भी चीज़ का पहला जो क्रम होता है वो उत्पादन होता है और लास्ट जो क्रम होता है वो उसका उपभोग होता है। उत्पादन से उपभोक्ता की और प्रक्रिया के अध्ययन करने को योगदान देती है, जिसमें हमने एक समीकरण के आधार पर आपको समझाने का प्रयत्न किया है। उत्पादन प्लस वितरण प्लस सेवा प्लस उपभोग बराबर वाणिज्य। अर्थात वाणिज्य की एक सूक्ष्म डेफिनेशन आपको दे दी। एक सूक्ष्म डेफिनेशन आपको क्या दे दी? उत्पादन प्लस वितरण। जो उत्पादन हम करेंगे उसे बाजार में वितरण करेंगे, उस वितरण में सेवा होगी या लाभ होगा, सेवा या लाभ प्लस उपभोग, लास्ट में उपभोग इक्वल टू क्या बन गया? वाणिज्य। अर्थात वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का योग है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाले व्यापार, स्थान, समय, वित्तीय बाधाओं को दूर किया जा सके। अर्थात वस्तुओं के विनिमय में आने वाले, वस्तु का विनिमय दो प्रकार का है। यहाँ पर ये वस्तु विनिमय का टॉपिक है ईंधन, लेकिन वस्तु विनिमय दो प्रकार का है। एक तो वस्तु से वस्तु का विनिमय और एक धन से, एक मुद्रा से वस्तु का विनिमय। तो दोनों के आधार पर आने वाले व्यापार, स्थान, समय और वित्तीय बाधाओं को दूर किया जाता है। एक चार्ट के आधार पर आपको बताया वाणिज्य के भेद। वाणिज्य के दो भाग हमने बांटे हैं, व्यापार और वाणिज्य में सहायक। व्यापार के दो भाग हैं, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार का मतलब है जो एक ही देश में होता है, जो एक देश से बाहर निकल के होता है, उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। इसके बाद वाणिज्य में सहायक, इसके दो पार्ट हैं। नंबर एक बैंकिंग और अन्य। बैंकिंग में बचत और आर्थिक सहायता, दो चीज़ें हो गई। अन्यों में परिवहन व बीमा, विज्ञापन व डाक व्यवस्था। अर्थात डाक व्यवस्था का मतलब यह है परिवहन के साधन। जो हम परिवहन के साधन लेते हैं, उस परिवहन के साधन को हम डाक व्यवस्था से जोड़ रहे हैं। वाणिज्य के भेद, इसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला व्यापार और दूसरा है वाणिज्य में सहायक। व्यापार के दो भाग हैं, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। एक देश से एक देश में, अर्थात जो हम जैसे भारत है हमारा, उस भारत से भारत में व्यापार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको देशी व्यापार कहते हैं। दूसरा है हमारा विदेशी व्यापार, भारत से बाहर, मतलब एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार हम करते हैं उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। अब वाणिज्य में सहायक कौन कौन से तत्व होते हैं? पहला बैंकिंग। बैंकिंग के दो भाग हैं, बचत और आर्थिक सहायता। बचत और आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता का मतलब ये होता है कि हमारे व्यापार को कहाँ कहाँ से व्यापार में रोकड़ की आवश्यकता को, पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास अन्य, परिवहन व बीमा और विज्ञापन और डाक व्यवस्था। परिवहन व बीमा
परिवहन का मतलब है कि जहां हम उत्पादन कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि उत्पादन प्रथम प्रक्रिया होती है। उत्पादन जहां कर रहे हैं और उपभोग उसका कहाँ होना है, उसके बीच की जो कड़ी होती है उसको हम परिवहन व बीमा के माध्यम से पूरा करते हैं। और बेचना, उसके बाद हमने एक इक्वेशन लिखवाई थी आपको, वितरण। उस वितरण में आता है विज्ञापन, उस वितरण में आता है विज्ञापन। उस विज्ञापन की जो प्रक्रिया हमारी होती है उसके आधार पर जो हम कार्य करते हैं उसको हम पूरा वाणिज्य के टॉपिक में लेकर चलते हैं। अब है सभ्यता। सभ्यता का अर्थ विवेकपूर्ण रीति से जीवन व्यतीत करने की श्रेष्ठ प्रक्रिया को सभ्यता कहते हैं। विवेकपूर्ण रीति से मतलब विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण का मतलब है कि अपना विवेक, दो प्रकार से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक तो दूसरे को आदर्श मान करके, एक दूसरे के आदर्श को अपना विवेक बना करके आधार पर जीवन व्यतीत करने की जो प्रक्रिया होती है, श्रेष्ठ प्रक्रिया होती है, उसको सभ्यता कहते हैं। सभ्यता के दर्शन, व्यवसाय का दर्शन, सबसे पहले आवश्यकता का दर्शन, रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा है आरामदायक, सुंदर वस्त्र, पौष्टिक भोजन, भव्य मकान, समय बचाने और विलासिता का दर्शन, शराब, अनावश्यक कार का खरीदना। इसको मैं आपको यहाँ वाणिज्य के साथ साथ इस टॉपिक को मैं लेकर थोड़ा सा हल्का सा इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं अर्थशास्त्र में। इस टॉपिक को जोड़ा गया है अर्थशास्त्र में। आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता, विलासितापूर्ण आवश्यकता। आरामदायक आवश्यक आवश्यकता में रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले अगर व्यक्ति को आवश्यकता अगर पड़ती है तो वह अपनी रोटी की आवश्यकता को देखता है, कपड़े की आवश्यकता को देखता है और मकान की आवश्यकता को देखता है। उसके बाद उसके पास अगर कुछ बचता है फिर वो आरामदायक अवस्था, कपड़ा कैसा होना चाहिए, रोटी के साथ में क्या होना चाहिए। विलासिता का दर्शन का मतलब है कि हमारे को किसी प्रकार की कोई उपयोगिता प्राप्त न हो। वाणिज्य और सभ्यता, वाणिज्य को हमने पढ़ा, सभ्यता को हमने पढ़ा। वाणिज्य और सभ्यता को एक साथ जोड़ने पर इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि आज विश्व के सभी देश आर्थिक व वाणिज्यिक प्रगति की प्रतियोगिता में सभ्यता के नाम पर वाणिज्य और जोखिम को बढ़ाने के कार्य को कर रहे हैं। नंबर 2, इसी कारण वाणिज्य का विभाजन इस प्रकार हो गया है: देशी व्यापार, स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय। विदेशी व्यापार, द्विराष्ट्रीय कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनी। दो राष्ट्रों के बीच में जो कंपनियां होती हैं उसको द्विराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं और दो राष्ट्रों से अधिक के जो बीच में जो कंपनियां होती हैं उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। वाणिज्य व सभ्यता से युग परिवर्तन, इसमें पहला पॉइंट हमारे पास निम्न परिवर्तन, वाणिज्य व सभ्यता से युग परिवर्तन के निम्न परिवर्तन है। नंबर 1, आत्मनिर्भरता का युग। नंबर 2 है पशुपालन व चारागाह का युग। नंबर 3 है कृषि युग। नंबर 4 है दस्तकारी युग। नंबर 5 है गृह उद्योग युग और नंबर 6 है औद्योगिक युग। अब है आत्मनिर्भरता का युग। इस अवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, अतः यह प्रारंभिक अवस्था का युग है। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा और मकान। जब हमारी आत्मनिर्भरता का जो हमारा युग चला है उस युग में केवल रोटी की आवश्यकता थी। व्यक्ति कैसे रहता था, किस अवस्था में रहता था, उसके पास कपड़ा था या नहीं था, लेकिन उसको भोजन की आवश्यकता अवश्य पड़ी। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास मनुष्य कंदमूल, फल व मांस खाता था। उसकी जो आवश्यकता थी वो कंदमूल, फल जो मिला उसे खा लिया और खा करके अपना पेट भर लिया। मनुष्य या तो नग्न रहता था या पेड़ों के पत्तों का प्रयोग कर तन ढकने के लिए करता था। या तो नग्न, मैंने आपको पहले बताया कि या तो वह किस अवस्था में रहता था, नग्न अवस्था में रहता था या पेड़ों की छाल, पेड़ों के पत्ते इत्यादि प्रयोग करता था। नेक्स्ट, मनुष्य पेड़ के नीचे या गुफाओं में रहता था। अर्थात हमने बताया कि आज का मकान था या नहीं था। अगर उसके पास मकान नहीं था तो वह पेड़ के नीचे या गुफाओं में रहता था। नंबर 3 है, नेक्स्ट है पशुपालन व चारागाह युग। सभ्यता के विकास के साथ साथ आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बात ध्यान रखना बच्चों, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और आवश्यकता के आधार पर सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ
मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए पशुपालन प्रारंभ कर दिया, जिससे उसे दूध, मांस आदि का उपयोग करना पड़ा और इसमें दास प्रथा का जन्म हुआ, पशु संपत्ति का प्रारंभ हुआ और मिट्टी के बर्तन व औजार बनाना उसने प्रारंभ कर दिया। कृषि युग, इस वाणिज्यिक मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। अब उसका जीवन पशुपालन और कृषि पर आधारित हो गया। पहले दो भाग में जो हमने पढ़ा उसके अतिरिक्त अब उसने अपना जीवन कृषि पर आधारित कर लिया और कृषि से भी अपना वो जीवन यापन करने लगा। वह दूध, मांस, कृषि की उपज का उपयोग करने लगा और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगा। मतलब कृषि की उपज जो उगती थी उससे अपना जीवन यापन वह उपभोग करने लगा और इसके साथ साथ उसने मिट्टी के बर्तन इत्यादि को भी बनाना प्रारंभ कर दिया। नंबर नेक्स्ट है दस्तकारी युग। समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य ने अपने जीवन यापन के लिए अन्य बहुत से काम सीख लिए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहार का काम, चमड़े से संबंधित आदि काम, नाई का काम आदि बहुत सारे काम ऐसा प्रारंभ कर दिया जिससे उस समय का मनुष्य पेशेवर बन गया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता था उसका अपना पेशा हो गया, जो लोहार का काम करता था उसका अपना पेशा हो गया, जो नाई का काम करता था उसका अपना पेशा हो गया। इस युग में यातायात के साधनों में वृद्धि हो गई, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया वैसे वैसे उसको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ गई। नेक्स्ट, गृह एवं औद्योगिक युग। गृह उद्योग में विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन प्रारंभ के आधार पर घरेलू व लघु उत्पादन और औद्योगिक युग की नई व्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ कर दिया। मतलब सबसे पहले हमने गृह उद्योग लिया और गृह उद्योग को धीरे धीरे हमने उसे औद्योगिक इकाई में परिवर्तन कर लिया। लेकिन इस युग में विलासिता की वस्तु का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया, जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिल गया। दूसरा है मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। उत्पादन को करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग करना पड़ा, जिसके कारण बहुत सी मशीनें हमने उपयोग में लेकर आए और उपयोग उस मशीन से उद्योग धंधों को बढ़ावा मिल गया। तीसरा है स्वचालित। स्वचालित का मतलब है कि जो अपने आप चलने वाली। जब हमने मशीनों के युग का प्रारंभ किया, वैसे तो हम अगर ये कहेंगे कली युग, वैसे तो लोग कहते हैं कलयुग, कलयुग नहीं, कली हम इसका नाम अकाउंट के अकॉर्डिंग कर देते हैं कली युग। कली का मतलब मशीन का युग। इस मशीन के युग में प्रारंभ कर दिया हमने और इस मशीन के युग में स्वचालित यंत्रों का आविष्कार कर दिया। अपने आप चलने वाली चीज़ें भी हमने प्रारंभ कर दी। बड़े पैमाने पर उत्पादन का युग प्रारंभ हो गया। बड़े पैमाने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमने स्थानीय के बाद राजकीय, राजकीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के बाद बहुराष्ट्रीय के आधार पर हमने उत्पादन प्रारंभ कर दिया। बच्चों, अब नेक्स्ट परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। पहला, वाणिज्य की परिभाषा क्या है? वाणिज्य की परिभाषा क्या है? वाणिज्य एक बहुत व्यापक शब्द है, इसको बहुत सीमित शब्दों में इसको नहीं उतारा जा सकता। वाणिज्य बहुत व्यापक शब्द है। वाणिज्य कहाँ से हमने शुरू किया था? उत्पादन से। कहाँ समाप्त हुआ? उपभोग पर। तो उत्पादन से उपभोग के बीच की जो प्रक्रिया है उसको हम वाणिज्य कहते हैं। उसमें वितरण भी आएगा, मार्केट भी आएगा, लाभ भी आएगा, जोखिम भी आएगा, सारा कुछ आएगा उसके अंदर। कृषि युग की विशेषता क्या है? कृषि युग की विशेषता है कि मनुष्य अपना अधिकतम उपभोग किस पर आधारित था? कृषि पर। वह कृषि के आधार पर ही अपना उपभोग किया करता था। तीसरा, पशुपालन की विशेषता बताइए। पशुपालन युग में मनुष्य पशुओं को पालता था, उसका दूध का उपयोग करता था और उसके मांस का उपयोग करता था। तीसरा, निष्कर्षण उद्योग से आप क्या समझते हैं? ये निष्कर्षण उद्योग। और अगला है रचनात्मक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग क्या है? निष्कर्षण उद्योग का मतलब है कि जिससे हम अपने व्यापार को अधिक बढ़ावा
दे सके। और रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि हम सड़क इत्यादि बना करके उपभोग में उसको ला सके। धन्यवाद।